अभी कुछ समय बीता ही था कि पूनम भागते हुए अंदर आती है और देखती है कि सारा कमरा खाली था। वहाँ पर कोई भी मीडिया वाले नहीं थे, सभी जा चुके थे। थी तो सिर्फ समारा, जो अभी भी अपनी जगह पर बैठी हुई थी। पूनम जल्दी से उसके पास आती है और कहती है, मैम वो क्या हुआ? समारा बिना किसी भाव के कहती है तो पूनम खुद की सांसों को काबू करते हुए कहती है, मैम वो मन्नत को दिवालिया घोषित कर दिया गया है। समारा जल्दी से अपनी जगह से खड़ी होती है और उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वो क्या सुन रही थी। उसे लग रहा था कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया है, इसीलिए वो पूनम से कहती है, तुम ये क्या कह रही हो? पूनम हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, मैम ये बात सच है और सभी और यही बात चल रही है। समारा जल्दी से वहाँ से बाहर निकलती है और जाते हुए पूनम से कहती है, तुम यहाँ का इवेंट संभाल लेना। पूनम हाँ में सिर हिलाती है और वापस से हॉल के अंदर चली जाती है और समारा सीधा सिंह मैंशन की ओर अकेले कार में निकल जाती है। वहीं ये बात चारों ओर फैल चुकी थी और मीडिया के लोगों को तो आज की ताज़ा खबर भी मिल चुकी थी और वो गुड़ पर लगी चींटियों की भांति यहाँ से सिंह मैंशन को घेरे खड़े थे और साथ ही इस बात को जितना हो सके बड़ा चढ़ाकर बता रहे थे। वहीं सिंह मैंशन के अंदर एक सोफे पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। वो समायरा के दादाजी हर्षवर्धन थे। उन्होंने हाथ में एक छड़ी पकड़ी हुई थी और वो इस समय काफ़ी परेशान दिख रहे थे। तभी समायरा के पापा उनके पास आते हैं और उनके साथ ही सोफे पर बैठ जाते हैं। वो भी दिखने में काफ़ी परेशान थे। उन्हें देखते ही हर्षवर्धन जी पूछते हैं, तारुष, कुछ पता चला किसने हमारी कंपनी के सारे शेयर्स खरीद लिए और हम पर इतनी बड़ी रकम का क्लेम किया है? दादाजी के पूछने पर तारुष नाम में सिर हिलाते हुए कहते हैं, नहीं पापा, अभी तक कुछ पता नहीं चला। ये भी समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कर कौन रहा है, और जो भी है उसे कैसे पता चला कि हमने एक बड़े अमाउंट के बदले अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स बेचे थे, पर कुछ समय के लिए, और उन गद्दारों ने जिन्हें हम अपने शेयर बेचे थे उन्होंने आगे किसी के हाथों में बेच दिया। हर्षवर्धन जी काफ़ी परेशान हो उठे और उन्होंने कहा, आखिर ये सब कर कौन रहा है? हम लोग पहले ही परेशान हैं और ऊपर से ये मीडिया वाले। तुम पता लगाने की कोशिश करो कि सबके पीछे है कौन। तारुष हाँ में सिर हिलाता है और दादाजी अपने कमरे में जाने के लिए खड़े हो जाते हैं। वो अभी कुछ कदम आगे बढ़े ही थे कि उन्हें अपने सीने में हल्का सा दर्द महसूस होता है और इसके कारण वो अपने सीने पर हाथ रख लेते हैं। उनके हाथ से उनकी छड़ी छूट जाती है और छड़ी के गिरने की आवाज़ सुन तारुष उनकी ओर भाग कर जाते हैं और उन्हें अपनी बाहों में संभाल लेते हैं। दादाजी बेहोश हो चुके थे। तारुष और घर के बाकी के सदस्य उन्हें उनके कमरे में लेकर जाते हैं और कुछ ही देर में डॉक्टर घर आते हैं और उनकी जांच करते हैं। दादाजी अपने कमरे में बेड पर लेटे हुए थे और उनके पास तारुष, समायरा की माँ दिव्या और उसकी दादी काशवी जी खड़े थे। तारुष डॉक्टर से परेशान होकर पूछते हैं, डॉक्टर, अब इनकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर तारुष की ओर देखते हैं और कहते हैं, अभी ये पहले से बेहतर है, पर आप लोगों को इनका ध्यान रखना होगा और ये भी ध्यान रखें कि इन्हें कोई भी सदमा ना लगे। मुझे पता है कि अभी आपके परिवार में बहुत कुछ चल रहा है, पर आपको इन्हें इन सारी चीज़ों से दूर ही रखना होगा। सभी अपना सिर हाँ में हिलाते हैं और डॉक्टर अपनी फीस लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही कमरे में एक गहरी शांति छा जाती है और काशवी जी जाकर दादाजी के पास बैठ जाती हैं। कुछ ही देर बाद समायरा भागती हुई सिंह मैंशन के अंदर आती है और हॉल में खड़ी होकर आवाज़ लगाती है, माँ, डैड, कहाँ हो आप लोग? समायरा की आवाज़ सुन तारुष और दिव्या बाहर आते हैं और तारुष उसे देखते हुए कहते हैं, समायरा। समायरा उनकी ओर पलटती है और कहती है, डैड, ये सब क्या चल रहा है? तारुष उसकी ओर आते हैं और कहते हैं, चलो मेरे कमरे में, वहाँ चलकर बात करते हैं।
समायरा हाँ में सिर हिलाती है और वो और तारुश उनके कमरे की ओर चल देते हैं। समायरा और तारुश उनके कमरे में खड़े थे, उनके सिवा वहाँ पर कोई भी नहीं था। और तारुश समायरा को सब बता देते हैं कि कैसे उन्होंने समायरा की कंपनी के लिए अपनी कंपनी के आधे से ज़्यादा शेयर कुछ समय के लिए बेचे थे, पर इससे पहले कि वो उन्हें वापस खरीदते किसी दूसरी कंपनी ने वो सारे शेयर खरीद लिए और साथ ही उन पर लगभग 200 करोड़ का क्लेम भी कर दिया। ये सारी बातें सुन समायरा हैरान थी कि कैसे ये सब हो गया और उसके सपने के लिए उसके पापा ने अपनी मेहनत से खड़ी की कंपनी को बेच दिया था। समायरा जल्दी से कहती है, आपको ये बात जब पता चला कि किसने वो शेयर्स खरीदे हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं? तारुश बिस्तर पर बैठते हुए कहते हैं, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, पर हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। समायरा काफ़ी परेशान हो जाती है। तभी तारुश कहते हैं, सैम पहले जाकर अपने दादाजी से मिल लो। इस खबर के कारण उनकी तबीयत खराब हो गई है और उनके साथ कुछ समय भी बिता लेना, उन्हें अच्छा लगेगा। समायरा झट से कहती है, क्या हुआ उन्हें और वो है कहाँ पर? तारुश आराम से जवाब देते हैं, वो अभी अपने कमरे में हैं और ठीक हैं। समायरा जल्दी से अपने पापा के कमरे से निकलती है और अपने दादाजी के कमरे की ओर चल देती है। बाहर भले ही समायरा कितनी भी सख्त रहती थी, पर अंदर से वे बहुत नरम थी और वो अपने परिवार से हद से ज़्यादा प्यार करती थी। समायरा जल्दी से अपने दादाजी के कमरे में जाती है और देखती है कि हर्षवर्धन जी बेड के पीछे टेक लगाकर बैठे थे और काशवी जी उनके पास ही बैठी थी। समायरा जल्दी से जाकर उनके गले से लग जाती है और कहती है, अब आपकी तबीयत कैसी है? हर्षवर्धन जी हल्का मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, आप परेशान मत हो। समायरा उनसे कहती है, आप परेशान मत हो, हम लोग सब ठीक कर लेंगे। हर्षवर्धन जी हाँ में सिर हिलाते हैं और कहते हैं, हमें पता है कि तारुश और आप सब ठीक कर दोगे। समायरा हाँ में सिर हिलाती है और उनके साथ कुछ समय रुककर बाहर आ जाती है। बाहर आते ही वो किसी को फ़ोन करती है और इस इंसान के बारे में पता लगाने को कहती है जिसने उनके साथ ही ये सब किया, और अपने कमरे में चली जाती है और इंटरनेट पर न्यूज़ को देखने लग जाती है। वहाँ पर सिंह परिवार के बारे में ही खबरें आ रही थी। उन्हें देख समायरा काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है, किसने किया है ये सब और क्यों, और ये सारी बातें बाहर कैसे निकली? वहीं यहाँ पर समायरा का इवेंट था। वहाँ के एक कमरे में बैठा दिलीप भी ये सारी खबरें देख रहा था और ये सब देखने के बाद वो खुद से कहता है, लगता है यही सही समय है सिंह परिवार को सहारा देने का, ताकि मैं और समायरा। इतना कहकर दिलीप हंस देता है और वहां से उठकर बाहर की तरफ चला जाता है। वहीं इन सारी चीज़ों से दूर एक ऑफिस की बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर एक कैबिन में एक 27 से 28 साल का लड़का बैठा था। उसकी उंगलियां उसके सामने रखे लैपटॉप के कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थी और उसकी गहरी काली आंखें लैपटॉप स्क्रीन को देख रही थी। तभी उसके कैबिन का दरवाज़ा नॉक होता है और वो लड़का कहता है, कम इन। उसके ऐसा कहते ही एक लड़का जो उसी की उम्र का होगा उसके कैबिन में आता है और कहता है, सर आपने सिंह परिवार के बारे में खबर तो सुनी ही होगी जो आज सुबह से चल रही है। इस पर पहले वाला लड़का वैसे ही काम करते हुए कहता है, हाँ तो? इस पर वो दूसरा लड़का कहता है, उनकी कंपनी के सारे शेयर्स हमारी कंपनी ने ही खरीदे हैं और उन पर 2000 करोड़ का क्लेम भी किया है। उस पहले वाले लड़के के हाथ अपने आप रुक जाते हैं और वो पलटकर उस दूसरे लड़के को देखते हुए कहता है, व्हाट? पर इस बारे में मुझे क्यों इन्फॉर्म नहीं किया गया? वो दूसरा लड़का उसकी ओर एक फाइल बढ़ाते हुए कहता है, वो सर आपके डैड ने ये फैसला लिया था और उन्होंने किसी तक भी ये खबर जाने नहीं दी, और जब तक ये खबर ना फैल जाए कि सिंह परिवार दिवालिया हो चुका है। वो लड़का किसी सोच में गुम हो जाता है और फिर कहता है, पर उन्होंने ऐसा क्यों किया? हमारे तो सिंह परिवार के साथ कोई बिजनेस रिलेशन या कोई झगड़ा भी नहीं जिसके कारण उन्हें ये सब करना पड़ा हो।
वहीं सिंह मैंशन में एक आदमी तेजी से अंदर जाता है और उसे बाहर से अंदर आने में बहुत मुश्किल हुई थी, क्योंकि बाहर मीडिया वाले पूरे मैंशन को घेर कर खड़े थे। पर किसी तरह वो बचकर अंदर आ गया था और उसके साथ एक लड़का था जो कि तकरीबन 19 से 20 साल का होगा। वही तारुश और दिव्या हॉल में बैठे थे और तारुश उस आदमी को देखते हुए कहता है, आरुष, विहान, कुछ पता चला क्या? आरुष सुमायरा के चाचा थे और विहान सुमायरा का छोटा भाई था और वो दोनों मन्नत कंपनी गए हुए थे और बाहर से कुछ जानकारी भी इकट्ठी कर रहे थे। आरुष उन दोनों को देखते हुए कहता है, नहीं भैया, हम कोशिश कर रहे हैं कि तभी सीढ़ियों से उतरकर आ रही सुमायरा उनसे कहती है, पर मुझे पता चल गया कि ये सब कौन कर रहा है। सभी उसकी ओर देखने लग जाते हैं और एक साथ बोलते हैं, कौन है वो? सुमायरा बारी बारी सबको देखती है और चंद शब्दों में कहती है, राजवीर रॉय।